नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्राचीन मंदिर वास्तुकला और विशेष रूप से नागर शैली के विकास और उसकी जटिल संरचना का एक बेहद दिलचस्प सफर तय करने वाले हैं। देखिए, ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये उस दौर की संस्कृति, कला, धर्म और तकनीक का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। एक नज़र डालते हैं आज की हमारी रूपरेखा पर। सबसे पहले हम शैलियों का परिचय जानेंगे, फिर मंदिर की शारीरिक संरचना को समझेंगे। उसके बाद हम समय में पीछे जाएंगे, प्रारंभिक युग यानी मौर्य से गुप्त काल तक, फिर महामारू शैली पर बात करेंगे और अंत में मारू, गुर्जर और कुछ अन्य क्षेत्रीय शैलियों को देखेंगे। भाग 1, शैलियों का परिचय। भारत में मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से दो प्रमुख शैलियां रही हैं, जो भूगोल के हिसाब से बंटी हुई हैं। उत्तर भारत में जिस शैली का वर्चस्व रहा उसे नागर शैली कहते हैं। वहीं दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। और दिलचस्प बात यह है कि जब इन दोनों को मिला दिया गया तो एक नई वेसर शैली ने जन्म लिया। खैर, आज का हमारा पूरा फोकस उत्तर भारत और खासकर राजस्थान की इसी नागर शैली पर ही रहेगा। भाग 2, मंदिर की संरचना। आखिर ये मंदिर अंदर से बाहर तक बनते कैसे थे? अब हाथ से बने इस रेखा चित्र को ही देख लीजिए। कितनी आसानी से ये एक नागर शैली के मंदिर का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। जमीन के आधार से लेकर आसमान को छूती उस चोटी तक हर एक हिस्से का अपना एक तय स्थान और गणितीय महत्व है। इसे देखकर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि मंदिर निर्माण सिर्फ पत्थरों को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि ये एक उच्च स्तरीय ज्यामितीय विज्ञान था। मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर प्रांगण में प्रवेश करता है तो वो एक क्रमबद्ध यात्रा से गुजरता है। सबसे पहले आती है जगती पीठ, एक ऊंचा चबूतरा जिस पर पूरा मंदिर टिका होता है। उसके बाद तोरण द्वार यानी मुख्य गेट आता है। अंदर जाने पर मंडप मिलता है और वहां से आगे बढ़ने पर एक छोटा सा गलियारा आता है, जिसे अंतराल कहते हैं। ये अंतराल सीधे मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह तक ले जाता है। इन हिस्सों की बारीकियां तो और भी कमाल की हैं, जैसे तोरण द्वार के स्तंभों पर रक्षक देवियों को उकेरा जाता था। मकर यानी मगरमच्छ पर सवार माँ गंगा और कूर्म यानी कछुए पर सवार माँ यमुना। मंडप दरअसल स्तंभों पर टिका एक बड़ा हॉल होता था, जहां श्रद्धालु इकट्ठा होते थे। इसके ठीक आगे एक अर्धमंडप भी बनाया जाता था, जहां विशेष अनुष्ठान और कर्मकांड होते थे। और हाँ, मुख्य मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा करने का सुरक्षित मार्ग होता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अब बात करते हैं उस जगह की जो मंदिर का हृदय है, गर्भगृह। ये एक वर्गाकार कमरा होता है, पर ये कोई साधारण कमरा नहीं है। ये मंदिर का आध्यात्मिक और ऊर्जा का केंद्र है, जहां मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सच कहूं तो पूरा का पूरा मंदिर असल में इसी एक छोटे शांत कक्ष की ऊर्जा को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। और गर्भगृह के ठीक ऊपर होती है एक विशाल, ऊपर की ओर उठती हुई चतुष्कोणीय संरचना, जिसे शिखर कहते हैं। नागर शैली में ये शिखर आकाश की ओर किसी पहाड़ की चोटी जैसा दिखाई देता है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक गोलाकार मुकुट जैसी आकृति होती है, जिसे आमलक कहा जाता है। यही शिखर है जो मंदिर को वो आसमान छूती हुई भव्यता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, प्रारंभिक युग, मौर्य से गुप्त काल तक का सफर। इन मंदिरों की वास्तुकला अचानक एक ही दिन में विकसित नहीं हुई थी। यह करीब 1500 सालों का एक लंबा सफर था। 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल से इसकी नींव पड़ी, फिर लगभग 300 ईस्वी के आसपास गुप्त काल में इसने एक ठोस आकार लेना शुरू किया। आगे चलकर 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल के दौरान एक नया रूप सामने आया और 11वीं शताब्दी तक आते आते मारू, गुर्जर जैसी जटिल शैलियां भी उभर कर आ गईं। प्रारंभिक काल की ये खोजें वाकई हैरान करने वाली हैं। जयपुर के बैराट में जो गोल आकार का बौद्ध मंदिर या चैत्य मिला है, वो पूरे भारत में मंदिर साक्ष्यों में सबसे प्राचीन माना जाता है। उसी तरह भरतपुर के नोह में शुंग काल की जाख बाबा की यक्ष प्रतिमा, कुषाण काल के शिवलिंग और चित्तौड़गढ़ की नगरी में मौर्य काल का वो बिना छत वाला मंदिर, ये सब हमें बताते हैं कि शुरुआती दौर में इमारतें कितनी सरल और अलग-अलग आकारों की हुआ करती थी। अब 300 से 700 ईस्वी के बीच का जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल है, वो वास्तुकला के लिए एक बड़ा गेम चेंजर था।
यही वो समय था जब वास्तुकला के नियमों को स्वतंत्र ग्रंथों में संहिताबद्ध किया जाने लगा, यानी इस पर किताबें लिखी जाने लगी। कुछ तथ्य तो बिल्कुल चौंका देते हैं, जैसे कामा या डीग से मिली गुप्तकाल की कुबेर की प्रतिमा को ही ले लीजिए। आज ये लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अलावा रूपवास में बलराम की पत्नी रेवती का पहला मंदिर और कोटा का कसूमा शिव मंदिर इस युग की बेहतरीन कलाकृतियां हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, भाग 4, महामारू शैली। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार राजाओं के संरक्षण में ये महामारू शैली अपने बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर थी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण बाड़मेर के किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जो लगभग 1016 ईस्वी में बना था। इसे देखकर सच में आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके अलावा आभानेरी का हर्षत माता मंदिर, सीकर का हर्षनाथ मंदिर और ओसियां के हरिहर और महावीर मंदिर भी इस शैली की भव्यता के कमाल के उदाहरण हैं। पत्थरों पर उकेरी गई इनकी बारीक नक्काशी आज भी वास्तुकला के जानकारों को मंत्रमुग्ध कर देती है। और अब हमारी सफर का आखिरी हिस्सा, भाग 5, मारू गुर्जर और अन्य शैलियाँ। 11वीं शताब्दी और उसके बाद परमार और सोलंकी राजाओं की विविध विरासत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने जिस शैली को बढ़ावा दिया उसे मारू गुर्जर या सोलंकी शैली कहा गया। माउंट आबू के मशहूर देलवाड़ा मंदिर इसी का एक अद्भुत चमत्कार है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय शासकों ने भूमिज शैली अपनाई, जिसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण भीलवाड़ा का उंडेश्वर महादेव मंदिर है। वहीं डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर कच्छप घाट शैली की अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे अलग-अलग राजघरानों ने इस वास्तुकला को अपनी अपनी दिशा दी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। इन अलग-अलग क्षेत्रीय शैलियों ने शुरुआत के उन साधारण बिना छत वाले ढांचों से लेकर आसमान छूते भूमिज मंदिरों के विशाल शिखरों तक अंततः आधुनिक भारत के आध्यात्मिक और वास्तुकला के परिदृश्य को कैसे आकार दिया। ये सफर सिर्फ पत्थरों को जोड़ने का नहीं था, ये हमारी सोच और कल्पना की उड़ान का सफर था। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया और रोचक नजरिया मिला होगा।